इंट्रोडक्शन ही देना शुरू कर दिया। थैंक यू एंड बाय। कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक लड़की तेजी से भाग रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े रोहन की नजर उस पर पड़ी और वो डर गया। हाथ तो, बदतमीज, बेशरम हाथ। रोहन अपने होश में वापस आते हुए अपना हाथ बाहर की तरफ निकालता है और उस लड़की के हाथ के कोमल एहसास से उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वो अनु को पकड़कर जैसे ही दरवाजे से अंदर खींचता है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की एंडिंग नहीं, बल्कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी। ट्रेन अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, लेकिन आंखें एक दूसरे की सूरत नहीं। तभी पीछे से पास होते हुए टिकट चेकर ये सब देखता है और हेलो, सीट नंबर कौन सा है आपका? इस सवाल से दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं और साथ में बोल पड़ते हैं 32। और जैसे ही ये दो सीट नंबर साथ में एक दूसरे के मुंह से निकलते हैं, दोनों ही हंसने लग जाते हैं। रोहन एक दिल टूटा आशिक, या यूं कहें कि एक तरफा प्रेमी, और वहीं अनु कानपुर की शायद सबसे कूल लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में पढ़ती है। इन दोनों की डेस्टिनेशन दिल्ली थी, लेकिन तकदीर ने शायद कुछ और ही लिखा था। हे, रोहन दिस साइड, आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। हाँ, जरा सा हाथ क्या दे दिया तुमने, तो इंट्रोडक्शन ही देना शुरू कर दिया। थैंक यू एंड बाय। रोहन उस लड़की की ऐसी टोन सुन के हैरान हो जाता है और अभी जो दरवाजे पर पल बीते थे उन्हें याद करने लगता है। और पीछे से अनु भी अपनी सीट की तरफ जा रही होती है कि उसे रोहन पर तरह। अरे मजाक कर रही थी रोहन। हाय, मैं अनु हूँ और आगे की बात अंदर सीट पर करेंगे। 31, 32 याद है ना? रोहन 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाता है और ये जो भी हुआ उसे डाइजेस्ट करने लगता है और अपनी सीट तक चलकर जाते हुए उसके सामने साक्षी का चेहरा फ्लैश करने लगता है। साक्षी, जिसे वो जाने अनजाने में शायद आज भी मोहब्बत करता है, लेकिन अभी मिली अनु नाम की शख्स से आंखें मिलाकर उसे लगा कि शायद वो अब साक्षी को भूल जाएगा। एक छोटी सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रोहन अपने माता पिता और अपना सपना लिए दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, लेकिन आने वाले पड़ाव उसके लिए नीट के एग्जाम से भी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में वो जा रहा है वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी सीनियर बनकर उसका इंतजार कर रही होती है। और दूसरी तरफ अनु उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ? और होश में आने के बाद रोहन और अनु की बातों का सिलसिला कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है और दिल्ली अपने कॉलेज के गेट के बाहर पहुंच जाता है। उन दोनों के रास्ते तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अनु को अंदर ही अंदर रोहन से एक तरफा मोहब्बत हो जाती है। एक तरफ रोहन जो साक्षी से नहीं उबर पाया था और दूसरी तरफ अनु जिसे मिरांडा हाउस की कैंटीन में बैठे रोहन के ख्याल आ रहे थे। ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या साक्षी और रोहन फिर से एक हो जाएंगे? क्या अनु रोहन को ढूंढने उसके कॉलेज पहुंच जाएगी? क्या ये एमबीबीएस के पहले साल का सफर रोहन की जिंदगी में तूफान ले आएगा? जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस मेडिकल कॉलेज की दुनिया के सफर में। रोहन 1 घंटे से मैम्स दिल्ली के उम्दा मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा था। एडमिशन मिलने के बाद और फीस जमा करने के बावजूद भी वो गेट से अंदर नहीं जा पा रहा था। दरअसल मुंडका नाम के एरिया से कुछ लोग डॉक्टर पुनीत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके गांव के एक व्यक्ति की लंग ऑपरेशन के समय मौत हो गई थी। लेकिन ये सब अपने सामने देखकर रोहन को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वहां आक्रोश दिखाने वाले अधिकतर लोग क्लूलेस लग रहे थे और उनके इस विरोध में कोई जज्बा भी नहीं दिख रहा था। अचानक रोहन की नजर भीड़ में सबसे पीछे खड़े काला चश्मा पहने एक नौजवान पर पड़ी।
वो हैंड्स फ्री से बात कर रहा था और मानो भीड़ उसी के कहने पर काम कर रही थी। रोहन ने ध्यान से उसे देखा और फॉलो किया। कुछ देर में उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि वो आदमी कॉलेज से बाहर नुक्कड़ पर एक इंसान को कुछ नुकीले पत्थर दे रहा है और उसे समझा रहा है। वही काला चश्मा, महंगी घड़ी, जीन्स और आईफोन लिया हुआ शख्स पूरी भीड़ को उकसा रहा था। इतने में एक एम्बुलेंस भी गेट पर आकर इंतजार करने लगी। उसमें एक बुरी हालत में एक मरीज था और अब रोहन को लगा कि उसे कुछ करना होगा। रोहन ने पास खड़े हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुभाष मीणा को सारी सिचुएशन समझाई, क्योंकि वो प्रोटेस्ट को कैंपस के अंदर ही कंट्रोल करने में लगे थे। इंस्पेक्टर मीणा को भी अब चीजें समझ में आने लगी थी, लेकिन अभी उन्हें इसी वक्त पर एक्शन लेना जरूरी था, नहीं तो एक और जान जा सकती थी। इंस्पेक्टर ने 2 साथियों को बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया। एक पीसीआर वैन एम्बुलेंस के आगे लगा दी गई और 2 पुलिस कांस्टेबल्स ने काला चश्मा पहने व्यक्ति को पीछे से ही घसीटकर दूसरी पीसीआर वैन में डाला और ले गए। 5 मिनट बाद ही जब भीड़ को एक और डायरेक्शन की जरूरत थी, तब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और धीरे धीरे लोग वहां से निकलने लगे। इसी पल का इंतजार इंस्पेक्टर मीणा भी कर रहे थे। तुरंत पुलिस फोर्स ने बची कुची भीड़ को भी किनारे कर दिया और मैम्स का गेट खुलवा कर एम्बुलेंस को अंदर एस्कॉर्ट कर दिया। रोहन को इंस्पेक्टर साहब ने धन्यवाद बोला और एक सतर्क नागरिक होने पर बधाई दी। आखिर 3 घंटे का जाम खत्म हुआ और पुलिस अब बाकी गांव वालों को बस में भरकर ले जाने लगी। फाइनली रोहन ने भी अब कॉलेज में कदम रख दिया और 2 साल पहले जो उसने सोचा था, अब वो सपना उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। गेट पर अपनी एंट्री कराकर रोहन अब मैम्स की इमारतों को निहारने लगा। धूप तेज थी और गर्म हवा भी चल रही थी। आते जाते सफेद लैब कोट्स में देश के जूनियर डॉक्टर्स को देखकर रोहित को अपनी मेहनत पर नाज होने लगा। दाहिनी तरफ पार्क था और बाहिनी तरफ प्रशासनिक ऑफिसेस थे। अगली बिल्डिंग 8 फ्लोर की थी और हॉस्टल जैसी दिख रही थी। कुछ बच्चे अपने कपड़े सूखने के लिए डाल रहे थे और कुछ यूं ही इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा नजारा दिन में इसलिए था क्योंकि प्रोटेस्ट के चलते सब क्लासेस कैंसिल हो चुकी थी। तभी रोहन सोचने लगा कि भाई मजा आने वाला है, बस कुछ अच्छे दोस्त बन जाएं हम। उसे याद आया कि कॉल लेटर में हॉस्टल वार्डन डॉक्टर अहमद से मिलने को कहा गया था। पीली और गुलाबी रंग में लिपटी उसकी एक बिल्डिंग दिखी और उसी के ग्राउंड फ्लोर में घुसते ही उसे डॉक्टर सुरेंद्र मिल गए। वो मैम्स की सीनियर फैकल्टी में शामिल थे और हंगामे के बीच उन्होंने रोहन को पुलिस की मदद करते हुए भी देखा था। अंत में पुलिस एक्शन का भीड़ पर असर देखकर डॉक्टर सुरेंद्र बहुत प्रभावित हो गए थे। अपना इंट्रो करने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र ने रोहन को बधाई दी और कहा कि मैंने देखा कि बाहर तुमने सिचुएशन को कैसे संभाला। तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा, और मेरी आशा है कि तुम अच्छे इंसान और अच्छे डॉक्टर बनोगे। रोहन ने अपना आभार जताया और हॉस्टल वार्डन का ऑफिस ढूंढने लगा। रोहन को पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र का उससे मिलना बाकी देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। हॉस्टल वार्डन ऑफिस के पूरे रास्ते में उसने देखा कि कई स्टूडेंट्स फोन पर बाहर हुए हंगामे की वीडियो देख रहे थे। झुंड में अकेले और दोस्त के साथ सब पुलिस एक्शन की बात कर रहे थे। जब रोहन को जाते हुए सबने देखा तो कई लोग उसे सराह रहे थे। किसी को जलन महसूस हो रही थी तो कुछ तो ताली बजाकर हाथ मिलाने भी आए। रोहन को लगा ये तो ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर पुनीत, जिनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे और उन्हें एक पत्थर भी लगा था, वो भी उससे मिलने चले आए। मुंह और हाथों पर चोट के निशान भी थे और वो इसलिए कि ऑपरेशन की असफलता के बाद मरीज के रिश्तेदारों ने उनकी पिटाई कर दी थी। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि डॉक्टर का भी आजकल लोग लिहाज नहीं करते। उन्होंने रोहन को तो यहाँ तक कह दिया कि सोच लो आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन की इज्जत रहेगी कि नहीं, कुछ नहीं पता। पर हाँ, बाहर पुलिस की मदद तुमने की है, ये देखकर अच्छा लगा। रोहन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था, लेकिन लोगों का उससे आकर मिलना और कुछ ना कुछ कहकर निकल जाना, ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक वार्डन ऑफिस में 4 स्टूडेंट्स पहुंच गए और उसे धमकाते हुए बोले, आई, तूने जो किया है ना, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तो समझता है पहले दिन आकर तो हम सीनियर्स से पंगे लेगा, हाँ? तभी हॉस्टल वार्डन डॉक्टर अहमद आ गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। स्टूडेंट्स का झुंड कल्टी हो गया।
और कमरे में सिर्फ डॉक्टर अहमद और रोहन रह गए। डॉक्टर अहमद बोले, तुम्हारा नाम रोहन है ना? नए साल के एडमिशन्स में तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, क्योंकि सब बच्चे 2 दिन पहले ही आ गए थे। अब सच बताऊं तो कंफ्यूज चल रहा था, डॉक्टर बनना है या कुछ और, समझ नहीं आ रहा था। जो तुमने बाहर किया वही करो। रोहन के चेहरे पर कंफ्यूजन देखते हुए डॉक्टर अहमद बोले, अरे लोगों की भलाई ही करनी है ना, तो डॉक्टर बनकर कई रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। चलो अब अपने सारे सर्टिफिकेट्स दे दो, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हें कौन सा रूम अलॉट हुआ है। रोहन ने अपने सर्टिफिकेट्स दे दिए, हॉस्टल फॉर्म भर दिया और डॉक्टर अहमद के अगले निर्देश का इंतजार करने लगा। टॉयलेट जाने के बहाने डॉक्टर अहमद से पानी पी कर आता हूँ बोलकर रोहन बाहर निकल आया। उसकी नजरें टॉयलेट के चिन्ह को खोज रही थी कि तभी सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर रोहन के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी ही थी। मतलब उसका शक सही निकला। बाहर से जब वो माम्स के स्टूडेंट्स को 2nd फ्लोर पर देख रहा था, उसे साक्षी जैसा चेहरा नजर आया था, और ये वही थी, सीधे चलकर उसी की तरफ आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। ऐसा लगा कि कॉलेज बंद हो गया है, स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं और वो दोनों टाइम ट्रैवल कैप्सूल में खड़े हैं। अब इंतजार इस बात का था कि ये चुप्पी कौन खत्म करेगा, किसका अहम पहले टूटेगा। रोहन और साक्षी अब आमने सामने थे। 1 साल पहले 2018 में रोहन को साक्षी ने धोखा दिया था और उसके बाद उसने नीट का एग्जाम चीटिंग करके मैम्स ज्वाइन कर लिया था। आखिरी बार जाने से पहले वो रोहन को मिले बिना ही चली गई थी। ये रोहन की कहानी थी, लेकिन साक्षी की कहानी कुछ और थी। वार्डन सर डॉक्टर अहमद अंदर रूम में इंतजार कर रहे थे और यहाँ रोहन और साक्षी की पुरानी लव स्टोरी के परखच्चे उड़ने वाले थे। तभी साक्षी गुस्से में बोल पड़ी, तुम्हें मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेना था? अब क्या हुआ? मेरी याद आने लगी है? भूल गए वो दिन जब मैं तुम्हें समझाने के लिए कॉल करती रही, मैसेज भेजती थी? ये सब सुनकर रोहन को भी गुस्सा आने लगा। तुम चीटर हो और रहोगी। भला मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे पीछे? मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी यहाँ एडमिशन नहीं लेता, समझी? ये बोलकर रोहन टॉयलेट ढूंढने निकल गया और साक्षी वार्डन के ऑफिस चली गई। साक्षी का गेम प्लान पहले से ही तय था। रोहन के ऑफिस में ना होने से उसका प्लान और भी सॉलिड हो गया। साक्षी को लेकर डॉक्टर अहमद की अच्छी राय थी और वो 2nd ईयर स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट भी थी। डॉक्टर अहमद ने उससे पूछा कि कोई लड़का बाहर खड़ा है क्या, तो इस पर साक्षी ने कहा, आप रोहन की बात कर रहे हैं? हाँ, उसे तो मैं 1 साल से जानती हूँ। टेबल पर 2 चाबियां देखते हुए साक्षी बोली, सर रोहन को चाबी मैं दे दूंगी, आप प्लीज लास्ट टाइम मेरी चाबी भी मुझे दे दीजिए। डॉक्टर अहमद ने साक्षी की बात मान ली और कहा, आप ठीक है, रोहन को उसकी चाबी दे दो और अपनी भी चाबी ले लो। अगली बार घुमाई ना तो फाइन लगा दूंगा, समझे? प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा था। साक्षी ने अपनी चाबी महेश बाबू ऑफिस पेन को देकर कहा कि जब रोहन नाम का लड़का वार्डन ऑफिस आए तो उसे दे देना। रोहन का सामान जो कि गार्ड के पास था उसे दूसरे कमरे में भिजवाने का भी इंतजाम किया गया और इसका निरीक्षण साक्षी के दोस्त पंकज ने किया। साक्षी और पंकज दोनों उस चश्मे वाले इंसान समीर के दोस्त थे जो लोगों को भड़का रहा था। असल में साक्षी समीर की गर्लफ्रेंड थी। दोनों को अब मिलकर रोहन को सबक सिखाना था। तो पंकज ने रोहन का सामान दूसरे हॉस्टल रूम में रखवा दिया और साक्षी ने चाबी का भी फेरबदल कर दिया। ऑफिस पे महेश बाबू ने रोहन का इंतजार किया और साक्षी की दी हुई चाबी और ब्लॉक जी का रास्ता बता दिया। रोहन वार्डन ऑफिस बिल्डिंग के गार्ड के पास पहुंचा तो उसने बिना ऊपर देखे ही बोल दिया, सामान रूम में पहुंचा दिया है। रोहन अब बड़ा हैरान हो गया कि इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है। खैर पता नहीं क्यों पर उसे अनु की अचानक याद आ गई, तो उसने सोचा कि इंस्टाग्राम पर थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। कैंपस के अंदर ही आई लव मॉम्स बोर्ड पर रोहन पहुंचा और सेल्फी लेने लगा। कॉलेज की भी तस्वीरें खींची और झट से अनु को डायरेक्ट मैसेज भेज दिया। यहाँ तक कि रील भी पोस्ट कर दी। रोहन को
अच्छी फीलिंग आ रही थी। अगर साक्षी से मुलाकात ना होती तो उसका दिन काफी अच्छा चल रहा था। उसने एक बिल्डिंग में जूनियर डॉक्टर्स को जाते हुए देखा तो वो भी चल दिया। तभी प्रयोगशाला में झांक कर देखा तो किसी की बॉडी पड़ी थी और डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पर धक्का दे रहे थे। रोहन को लगा कि बड़ी हिम्मत चाहिए होती होगी इन सब के लिए। असल में अंदर बच्चे डेड बॉडी की डिस्कशन सीख रहे थे। रोहन मन ही मन सोचने लगा, हाँ ये दिन भी जल्दी आएगा। तभी एक फैकल्टी मेंबर ने उसे टेढ़ी निगाहों से देखा और रोहन वहां से चंपत हो गया। अब वो बस रूम में सामान समेट करके नहाने और फिर बढ़िया लंच करने का मकसद लेकर जी विंग की तरफ चल पड़ा। विंग का गार्ड नहीं मिला तो रोहन खुद ही तीसरे फ्लोर पर रूम नंबर 302 तक पहुंच गया। उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वहां सिर्फ लड़कियां ही थी फ्लोर पर। मिक्स्ड हॉस्टल होगा ये सोचकर उसने कमरा खोल लिया और किसी का सामान पहले से ही वहां पड़ा था। लग रहा था कि आज ही आया है क्योंकि सब कुछ अनपैक्ड था। रोहन को बताया गया था कि उसका सामान रखवा दिया गया है, पर नजर नहीं आ रहा था। वो इसी सोच में डूबा था कि तभी किसी और के चाबी लगाने की आवाज आई। एक लड़की कमरे में घुसी और रोहन को देखकर सहम कर बोली, तुम यहाँ कैसे? ये लड़कियों का हॉस्टल है। ये बोलकर वो नजरें झुकाकर साइड में खड़ी हो गई। रोहन उस लड़की में ठहराव देखकर और मीठी बोली से क्षमाशील महसूस करने लगा और बोला, मैं शायद गलती से यहाँ आ गया। आई एम सॉरी। ये बोलकर झट से रोहन वहां से निकल गया और चाबी भी छोड़ गया। नीचे पहुंचा तो गार्ड साहब मौजूद थे। उससे बचकर टी पॉइंट पर बॉयज हॉस्टल का रास्ता उसने एक लड़के से पूछा और उस तरफ चल दिया। रोहन यही दुआ कर रहा था कि बस किसी और को इस बात का पता न चले। रास्ते में वो उस लड़की के बारे में सोचने लगा। कितनी नरमी से बात कर रही थी। माना थोड़ी घबरा गई थी पर उसने इस सिचुएशन को कूल तरीके से हैंडल किया। खैर, रोहन एक ही दिन में 3 लड़कियों से मिल चुका था और अब बॉयज हॉस्टल में घुसते हुए उसे अच्छा लग रहा था। किस्मत से यहाँ गार्ड मौजूद था और गार्ड से उसने अपना इंट्रो किया तो वो बोले, अच्छा आप ही रोहन है ना? आपका सामान 302 में रख दिया है, ये लीजिए चाबी। इस बार रोहन ठीक ठाक कमरे में पहुंच गया। कमरा सिर्फ उसी का था क्योंकि इस साल मैम्स में लड़कियों को ज्यादा सीट्स मिली थी। अपने बैग स्किन कर और फिर तैयार होकर रोहन हॉस्टल कैंटीन में लंच खाने के लिए निकल पड़ा। उसने तो किसी से ये भी पूछ लिया, भाई यहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ ही खाना खाते हैं, अलग अलग सीन तो नहीं है? संतुष्ट होने के बाद रोहन ने भी प्लेट ली और खाना डालकर अपनी टेबल पर बैठ गया। तभी वहां पर साक्षी आ गई और बोली, देख रोहन, तेरे खिलाफ गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कंप्लेंट आई है। अब तू ही बोल, क्या करना है? ऐसे अचानक से साक्षी के मुंह से ये सब सुनने के बाद रोहन ने संभल कर जवाब दिया, अरे वो गलती से किसी ने चाबी गर्ल्स हॉस्टल की दे दी थी, इसमें मैं क्या करूं? कोई गार्ड भी नहीं था बताने के लिए। साक्षी ने अब अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और रोहन को घूर कर एक चेतावनी भरी आवाज में बोली, अगर बात को नहीं बढ़ाना है तो तू भी समीर के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, समझा? दरअसल समीर एक लोन ऐप नेटवर्क का मालिक था। छोटे लोन पर ज्यादा ब्याज और फिर लोन ना वापस करने वालों को धमकी और ज्यादा सूद निकलवाना, ये उसका काम था। धंधा गंदा था पर अच्छा था, रोकड़ा भरपूर था और साक्षी और पंकज मैम्स में उसे बहुत बिजनेस दिलवाते थे। फिलहाल ये तो सिर्फ सागर की सतह तक की ही बात थी। साक्षी बहुत ज्यादा फंसी हुई थी इस दलदल में। रोहन तो सिर्फ एक मोहरा था जो गलत समय पर बीज बो बैठा था। साक्षी की धमकी के बाद रोहन को अब सारी बात समझ में आने लगी। उसने अपना सिर हिला दिया और ठीक है कह दिया। उसने एक दिन में इतना एक्शन देख लिया था कि शरीर और मस्तिष्क दोनों ने घुटने टेक दिए थे। डॉक्टर बनने के इस सफर में ऐसी शुरुआत तो अविस्मरणीय थी। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? इस वक्त लखनऊ का तो नहीं पता, लेकिन उसके हॉस्टल रूम का नंबर ही रोहन की पहचान बनने वाली थी। रूम नंबर 302, सुश्रुता हॉस्टल। रोहन वैसे भी अपनी पहली क्लास के 2 दिन पहले ही हॉस्टल आया था। पहले दिन सबके साथ इंट्रोडक्शन हुआ और फिर तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। सेशन के चौथे दिन जाकर रूटीन कुछ सेट बैठा।
और हर रोज की तरह आज भी लगभग 6 बजे कॉरिडोर में अलार्म बजा और फिर लड़के लोग भाग भाग कर लैब कोट हाथ में लिए कैफेटेरिया जाकर नाश्ता निपटाकर क्लास में प्रेजेंट लगवाने के लिए 9 बजे तक क्लास पहुंच जाते। फिर 1 बजे लंच ब्रेक और फिर क्लासेस टकाटक चलती हुई 5 बजे ही रुकी। कुछ समय से दिन कब शुरू हो रहा था और कब खत्म हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी भी उसे एक क्लासमेट का एहसास था, रोशनी। उसके साथ रोहन की 2 मिनट की मुलाकात ही बहुत यादगार रही थी। पहले गर्ल्स हॉस्टल में गलत कमरा और फिर अकेले में लड़की से मुंह छिपाकर हॉस्टल से भागना। दरअसल सारी प्लानिंग रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी की थी, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि रोहन को सबक सिखाने के चक्कर में उसने उसके मन में एक नई दोस्ती की नींव डाल दी थी। फाइनली रोहन ने हिम्मत करके रोशनी से बात करी। ब्रेक का टाइम था और उसने जैसे ही रोशनी को हेलो बोला वो आगे बढ़ गई और इसके बाद रोहन ने वापस कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अचानक पॉकेट में उसका मोबाइल फोन बजा और उसकी तरफ से आवाज आई, हाँ मैं रोहन बोल रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए, अरे बोला ना नहीं चाहिए, वैसे मेरा नंबर किसने दिया? हेलो हेलो। फोन पर एक कंपनी का एजेंट था जो सस्ते ब्याज पर लोन दे रहा था, लेकिन रोहन ये सोच रहा था कि ऑफर अच्छा है पर दाल में कुछ काला है। इतना सस्ता लोन और वो भी तब जब उसके अकाउंट में मात्र 3000 रुपए पड़े थे। बात करते करते रोहन क्लास के बाहर निकल गया और फोन काटते हुए उसे पंकज दिखाई दिया। अचानक से उसे सारी कहानी याद आ गई। वो समीर जिसने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करवाया था, वो साक्षी और पंकज का खास दोस्त था और लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स का मालिक भी था। रोहन सोचने लगा, अच्छा मुझे फिर से फंसाने के चक्कर में हैं ये लोग। लेकिन जैसे ही बच्चे क्लास में अंदर की तरफ जाने लगे तो उसे ध्यान आया कि अगली क्लास डॉक्टर पुनीत की है, डीएनए, जेनेटिक्स और माइक्रोबियल सीक्वेंसिंग की थ्योरी क्लास। अब मनुष्य का शरीर सेल्स से बनता है जिसमें डीएनए बेसिक चीज होती है और जीन्स जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी की मूल प्रकृति कैसी होगी ये पता चलता है। उसके साथ कोविड जैसी बीमारियों की जीनोम सीक्वेंसिंग से कीटाणुओं की मनुष्य जीवन में दखलंदाजी के बारे में पढ़ाई होती है। रोहन को इस विषय में बहुत रुचि थी। मनुष्य की भलाई, बीमारियों से लड़ना और नई खोज के बारे में पढ़ना उसे अच्छा लगता था। लेकिन डॉक्टर पुनीत उसे पहले दिन बता चुके थे कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इधर दिल्ली का सौरभ शर्मा रोहन का दोस्त बन गया था। साथ में ही वो कोचिंग के दिनों की बातें करते थे और मस्ती भी। सौरभ ने कहा, भाई डॉक्टर पुनीत सर को तो तुम समझ आ गए तो ठीक, वरना वो समझाने पर आए ना तो खटिया खड़ी कर देते हैं। रोहन का वक्त वैसे पढ़ने और निहारने में गुजर जाता था। वो क्लास के दाहिने तरफ बैठता था और रोशनी बाहिनी तरफ। खिड़की के बाहर देखने के बहाने रोहन रोशनी को भी ताड़ लेता था और आज तो खिड़की के अंदर हवा भी आ रही थी। रोशनी के परफ्यूम की महक रोहन तक आ रही थी, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान लगा पाना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर पुनीत की नजर रोहन पर कई बार पड़ी, लेकिन वो गुमसुम दिखाई दिया। एक सवाल भी उन्होंने रोहन से पूछा, लेकिन वो समझ नहीं पाया और डॉक्टर पुनीत थोड़ा इरिटेट हो गए। जैसे तैसे ये क्लास खत्म हुई। 5 बजे अब हॉस्टल वापस जाने का समय हो रहा था, तो रोहन रोशनी के पीछे पीछे क्लास से निकला, इस उम्मीद में कि शायद एक मौका और मिल जाए। लेकिन रोशनी को अपनी सहेलियों से बात करते देख वो उसे पीछे छोड़कर अपने हॉस्टल निकल गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जैसे ही चिटकनी लगाई, रोहन का फोन फिर से बजा। उसे लगा कि कहीं फिर से लोन ऐप वाले लोग तो नहीं, लेकिन ये डॉक्टर अहमद का फोन था। हॉस्टल वार्डन ने रोहन से कहा कि पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर नौटियाल आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहन ने फटाफट अपना कमरा बंद किया और वार्डन ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे साक्षी, पंकज और एक और सीनियर स्टूडेंट साथ में खड़े दिखे। रोहन की नजरें मिली, लेकिन वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। डॉक्टर अहमद ने सब इंस्पेक्टर से उसका इंट्रो करवाया और दोनों को अकेला छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने रोहन को एक स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने को कहा। स्टेटमेंट में कॉलेज के उस दिन का विवरण था जिसे रोकने में रोहन ने मदद की थी। उसने उसी पेज पर यह भी देखा कि इसमें प्रदर्शन कराने वाले समीर का भी पूरा ब्यौरा है। समीर के ऊपर 2 वाक्य भी थे जो कि चार्जशीट में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। उनमें साफ साफ लिखा था कि समीर भीड़ को उकसा रहा था और उसने भीड़ को पत्थर और लाठी भी लाकर दी। समीर के गिरफ्तार होते ही भीड़ ने घुटने टेक दिए और पूरा आरोप समीर पर लगाया।
इसके लिए उस पर चार्जशीट दायर करने के लिए रोहन का एज विटनेस स्टेटमेंट साइन करना बहुत जरूरी था। यहाँ से अब रोहन को पूरी बात समझ आने लगी। अगर उसने विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए तो उसकी स्टूडेंट लाइफ धमकियां, पिटाई और दुश्मनी से भर जाएगी। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करता है तो एक मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी और ऐसे कई समीर समाज में खुला घूमेंगे। ये सोचते सोचते रोहन के पसीने छूटने लगे। सब इंस्पेक्टर नौटियाल किसी भी विकल्प को लेकर दबाव नहीं डाल रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि सोच समझकर निर्णय लेना, क्योंकि इसका असर दूर तक होगा। रोहन को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो भगवान को याद करने लगा। 2 मिनट के अंदर डॉक्टर सुरेंद्र भी वहां आ गए। ये वही सीनियर फैकल्टी थे जिनसे वो पहले दिन मिला था। डॉक्टर सरेदर ने तुरंत सब इंस्पेक्टर नौटियाल को अपना इंट्रो दिया और कहा, साहब आप अभी जाएं। मैं रोहन को ठीक से समझाता हूँ कि उसके इस केस से जुड़े हक क्या हैं और क्या कर्तव्य है। सब इंस्पेक्टर नौटियाल भी समझदार थे। उन्होंने कहा, जी डॉक्टर साहब, बच्चे के भविष्य का सवाल है। एक बार ये कदम उठा लिया तो जिंदगी भर निभाना होगा इस फैसले को। ये कहकर वो चल दिए। डॉक्टर सुरेंद्र को भेजने के लिए रोहन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अभी भी उसे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ आग का दरिया ही दिख रहा था। डॉक्टर सरेदर ने रोहन को बड़े ही आसान शब्दों में समझा दिया कि उसका विटनेस स्टेटमेंट पर साइन करने का मतलब क्या है। अगर साइन किया तो केस चलेगा, उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, विटनेस बनना पड़ेगा, और अगर केस शुरू हो गया तो वो समाज के एक अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल में डलवा सकता है। लेकिन दूसरा पहलू काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि अगर वो विटनेस स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता तो उसकी जिंदगी काफी बेहतर होगी। कॉलेज में उसे कोई तंग नहीं करेगा। सीनियर्स जिनका ताल्लुक समीर के साथ है वो भी उससे ढंग से पेश आएंगे और वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी स्टूडेंट लाइफ बिता पाएगा। ये दोनों रास्ते दिखाकर डॉक्टर सुरेंद्र ने फैसला रोहन पर छोड़ दिया। रोहन को 2 दिन का वक्त दिया गया ताकि रोहन सोचकर अपने सर को बताए, ताकि वो पुलिस को उसी मुताबिक आने को कहें। रोहन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के पहले दिन का प्रदर्शन, पथराव, उपद्रव और समीर का चेहरा सामने आ रहा था। समीर की वजह से ही साक्षी ने उसके साथ चाबी वाली गड़बड़ी की थी। उसे ये भी लगा कि अगर सिर्फ उसके ही स्टेटमेंट पर पुलिस का केस है तो हो सकता है कि समीर छूट जाए, क्योंकि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। वो मिनिस्टर्स, पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियंस को जानता था। साक्षी ने जो उसे कैंटीन में धमकी दी थी उससे साफ था कि ये साइन करके वो बहुत बड़े पंगे में पड़ जाएगा। शाम के 6 बज रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी। सूरज भी डूबने वाला था। रोहन की सांसें फूल रही थी। दिमाग गोते खा रहा था। इस कंफ्यूज्ड इमोशन में वो सीधे कॉलेज के पार्क में घुस गया और कुछ देर बाद वहां पर उसे रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो सीधे पार्क में आकर रोहन की बगल वाली बेंच पर बैठ गई। फिलहाल रोहन को भी कोई चाहिए था जो उसे शांत कर सके, जो उसे सुन सके। लेकिन वो रोशनी को पूरी बात भी तो नहीं बता सकता था ना। इसीलिए वो हिम्मत करके रोशनी के पास गया। उसने पास बैठने से पहले परमिशन ली और जाकर उसके साथ बैठ गया। बात की शुरुआत रोहन ने माफी से की। रोशनी ने जवाब में कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और फिर उसके बारे में पूछने लगी, खासकर उसकी खुद की रुचि जो डीएनए और जेनेटिक्स में थी उसके बारे में, क्योंकि रोशनी भी इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड थी। बातों ही बातों में रोहन थोड़ा पर्सनल हो गया और रोशनी को उसके और साक्षी के बारे में बताने लगा। वो ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि रोशनी आज नहीं तो कल उसे साक्षी के साथ देखेगी और उसे पता होना चाहिए कि अब उसके और साक्षी के बीच में कुछ नहीं है। हालांकि दोनों की बातचीत आज ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन रोहन ने ख्वाब पहले ही बुनने शुरू कर दिए थे। रोशनी बस चुपचाप सुन रही थी और सोचकर हंस रही थी कि मेन विल बी मेन। रोहन को रोशनी से उसी परफ्यूम की महक आ रही थी जो कल क्लास में थी। पता नहीं क्यों रोहन के मुंह से अगला सवाल कैसे निकल गया, तुम्हें कोई पसंद करता है क्या, या तुम किसी को पसंद करती हो यहाँ पर? रोशनी ने सिर हिलाकर मना किया, कुछ बोली नहीं और चुप हो गई। वो उठकर जाने वाली थी, पर जाते जाते उसने रोहन को एक एडवाइस दी। रोहन, तुम
मेडिटेशन किया करो, उससे बहुत शांति मिलेगी और सोच में सफाई भी आएगी। एक लिंक शेयर करूंगी, वो देख लेना। कल मिलते हैं। गुड नाइट। इस मुलाकात के बाद रोहन काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसका मन हल्का हो गया और कल फिर से रोशनी से मिलकर बात करने के लिए उसका मनोबल बढ़ गया। रोहन को लगा रोशनी को उसकी चिंता है और वो उसकी केयर करती है, लेकिन रोशनी की ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। उसे लग रहा था रोहन कितना बुद्धू है जो इतनी जल्दी अपनी दिल की बातें बता रहा है। रोशनी को वैसे भी लड़कों के उतावलेपन पर हैरत होती थी। जान पहचान हुई नहीं कि दोस्ताना करने लगते हैं। रात को रोहन डिनर पर अपने बेंचमेट सौरभ शर्मा से मिला। पढ़ाई के बारे में बात हुई और फिर सौरभ ने बताया कि उसे आज एक लोन कंपनी से फोन आया था। वो लोग उसे बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पर कैश लोन दे रहे थे। बदले में आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी कहानी तो नहीं हो सकती, कुछ तो मामला गोल है। उसने फिर रोहन को अपनी रिसर्च के बारे में बताया और पता चला कि ये एक चाइनीज लोगों की शुरू की हुई स्कीम है जिससे लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन फिर बड़े बुरे फंसते हैं। वो बिना कस्टमर को बताए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं और पैसा वापस ना देने पर बहुत तंग करते हैं। सौरभ ने बताया वो लोन लेने वाले इंसान को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी कॉल करके धमकाते हैं। ऐसे बहुत से जूनियर्स हैं जो ये लोन लेकर बैठे हैं और उसे पता है कि सीनियर्स में कुछ स्टूडेंट्स इस लोन ऐप का हिस्सा हैं जिन्हें बहुत सारा कमीशन मिलता है। रोहन मन ही मन सोच रहा था, भाई तू मुझे क्या बता रहा है, मैं सब जानता हूँ। मेरी खुद की लगी पड़ी है। मैं खुद साक्षी के चंगुल से निकलना चाहता हूँ। मुझे खुद समीर के क्राइम सिंडिकेट से बचना है। लेकिन ये सब होगा कैसे? या डर जाऊं या धौंस जमाऊं, दोनों में से एक रास्ता रोहन को चुनना ही पड़ेगा। अब रोहन में फिर से विटनेस स्टेटमेंट साइन करने की हिम्मत जागी। उसे लगा कि अगर वो पीछे हट गया तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स और देश का बाकी यूथ भी इसी तरह के स्कैम्स के शिकार बनेंगे। मन में यही निर्णय बनाकर रोहन सोने चला गया। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हर संडे ब्रेक मिलता था। नया सेशन शुरू हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ था और स्टूडेंट्स का पहला ऑफ था। कैंपस लगभग खाली हो गया था। दोपहर 1 बजे साक्षी भी मेन गेट से होकर कॉलेज से निकली थी। अगस्त का महीना था और गर्मी जोरों पर थी। उसे एक खास दोस्त से मिलना था और ठिकाना वही दरियागंज का एक ओयो होटल जहां वो अक्सर मिला करते थे। होटल के रिसेप्शन पर साक्षी ने वेट किया और 10 मिनट के बाद एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी दिखी तो साक्षी का चेहरा खिल उठा। साक्षी का दोस्त समीर आ गया था। वही नीली जीन्स, सफेद टी शर्ट और बूट्स में साक्षी को समीर बहुत अच्छा लगता था। दोनों के लिए बीता हुआ एक हफ्ता बहुत स्ट्रेसफुल रहा और आज मिलने के लिए दोनों बहुत उतावले थे। समीर ने आकर एक बड़ी सी स्माइल दी और साक्षी से लिपट गया। लगभग 2 मिनट तक ये सीन सबने देखा। होटल रिसेप्शन का स्टाफ अब दोनों को पहचानने लगा था। उन्होंने समीर को झट से कमरे की चाबी दे दी और अब साक्षी ठंडे एसी वाले कमरे में घुसने के लिए बेआबरू होने लगी। जैसे ही दरवाजा लॉक किया तो दोनों ने बहुत कस के एक दूसरे को हक किया। समीर भी कॉलेज प्रदर्शन के बाद से पुलिस के प्रेशर में था और उधर साक्षी ने समीर के लिए कॉलेज में मोर्चा संभाला था। ये करते करते उसके एक्स बॉयफ्रेंड रोहन के साथ संबंध और बिगड़ गए थे। साक्षी और समीर अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल दोनों। ऐसा नहीं था कि दोनों पहली बार फिजिकल हो रहे थे, पर मानसिक तौर पर आज दोनों को जरूरत थी हल्का होने की। और ऐसे वक्त पर आपा खो देना मनुष्य की कमजोरी होती है। यहाँ भी वही हुआ। समीर ने धीरे से शुरुआत करी। पहले साक्षी को अपनी तरफ और करीब किया और सीधे किस कर दिया। पहले होठों पर, फिर गले पर, फिर गालों पर। साक्षी ने भी अपने आप को रोका नहीं। समीर को अपने शरीर को छूने की पूरी अनुमति दी थी। समीर ने साक्षी की टी शर्ट के अंदर हाथ डाला तो साक्षी ने समीर की पैंट्स को खोलकर उसे अपने प्यार की आगोश में समा लिया। समीर को साक्षी के पूरे बदन को चूमना बहुत अच्छा लगता था और साक्षी को इसका एहसास। सेक्स का खुमार अब सिर चढ़कर बोल रहा था। जब तूफान थम गया तो बातों का दौर शुरू हुआ। साक्षी ने बेड पर चादर ओढ़े हुए कहा, समीर, अपनी ओर से तो तुमने
मुंडका गांव के पीड़ित परिवारों की मदद करी। प्रदर्शन ज्यादा अग्रेसिव हो गया वो बात अलग है, लेकिन तुम तो ठीक हो ना। समीर साक्षी को दिल से चाहता तो था, लेकिन ये बात भी सच थी कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा था अपने बिजनेस के लिए। उसकी लोन आप लोगों को सस्ते लोन्स दिलवाती थी और स्टूडेंट्स से उसे अच्छा बिजनेस मिलता था। समीर बोला, यार साक्षी, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। ये जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, तुम इनको आपके बारे में बताओ, ओके? साक्षी ने जवाब दिया, हाँ, इन स्टूडेंट्स की बड़ी ख्वाहिश है, मेकअप, कपड़े, आउटिंग और नशा। लोन नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? इस उम्र में कहाँ किसी के पास इतने पैसे होते कि वो जो मन चाहे वो कर ले। इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। समीर ने साक्षी का हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे थैंक यू बोला और हल्के से उसके होंठों पर किस कर दिया। साक्षी वैसे समीर के काम को लेकर इम्प्रेस थी। जरूरतमंद स्टूडेंट्स को सस्ते लोन से मदद करवाना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दूसरों की जिंदगियों को बेहतर करना। बदले में साक्षी को कमीशन तो मिलती थी, पर एक बिजनेस से जुड़ने का और समीर से गहरी दोस्ती का उसे फक्र था। उधर रोहन की कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहे थे, क्या रोशनी उसकी दोस्ती स्वीकार करेगी? क्या साक्षी किसी गलत काम में तो नहीं फंस गई है? क्या उसे विटनेस स्टेटमेंट पर साइन करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, ये MBBS ही है उसके जीवन का लक्ष्य कि नहीं? जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें।